ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पास हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? डिस्टिलेशन का हो सकता है। तो आई एम जस्ट गिविंग द नेम टू दिस स्लाइड एज डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन आपके पास दो तरह से हो सकती है। एक हो सकती है आपके पास सिंपल डिस्टिलेशन, एक आपके पास हो सकती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को विद सिंपल डिस्टिलेशन। हम इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चों? हम स्टार्ट करेंगे इसको सिंपल डिस्टिलेशन से। ठीक है भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल डिस्टिलेशन, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आइए इसके लिए एक पिक्चर हमने जो अभी निकाली थी उसको यहाँ लगा देते हैं। तो दिस इज व्हाट अ पिक्चर आई हैव, लुक्स ब्यूटीफुल बट डेंजरस एज वेल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग इससे बड़ा घबराते हैं, बड़ा परेशान होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या परेशान करती भी है या नहीं। चलें, पहले तो इस डायग्राम के अंदर जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लगा लेते हैं, उसको मेंशन कर लेते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं, उनके काम बता लेते हैं। सारी चीजें बहुत सारी ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हुई हैं, जैसे कि हीटिंग विच इज वन ऑफ द मेन थिंग जो यहाँ मेंशन है। हीटिंग नीचे से करनी है। ओह माय गॉड, कितना मुश्किल सवाल है और कितनी काम की चीज है कि हीटिंग आपने फ्लास्क के नीचे से करनी है। वेरी गुड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास हो सकती है ये फ्लास्क। ये फ्लास्क के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। दिस इज नोन एज व्हाट? डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसका नाम आपको बहुत जरूरी है एटीपी के लिए। तो दिस इज डिस्टिलेशन फ्लास्क, और अगर आप चाहें तो इसको राउंड बॉटम फ्लास्क भी बोल सकते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क, राइट। इसका नाम है क्या बच्चों? दिस इज रिसीवर फ्लास्क। इसको आप यहाँ पर बोल सकते हैं रिसीवर फ्लास्क। और वैसे आपको पता है कि इसका एक और नाम क्या है? इसको हम टाइट्रेटिंग फ्लास्क भी बोलते हैं। टाइट्रेटिंग फ्लास्क टाइट्रेशन में भी यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास थर्मोमीटर लगा हुआ है विच इज ऑलरेडी नोन ओवर हियर। यहाँ पर लिबिक कंडेंसर लगा हुआ है विच इज ऑलरेडी नोन ओवर हियर। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी उसने लिख दी हैं। ठीक है ना, ये दो नाम मैं आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको बता दी। अब इनके साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसके प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो कि एमसीक्यूज में, थ्योरी में आपके बड़ा काम में आएंगे। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी चाहिए बच्चों, that this, you can see this, the tip of the thermometer should be in front of condenser opening. You need to keep remember this कि आपके पास ये जो थर्मामीटर की जो टिप है ये हमेशा कंडेंसर ओपनिंग के सामने होनी चाहिए। So you can say that tip of the thermometer, tip of the thermometer would be in front of condenser opening, would be in front of कंडेंसर ओपनिंग। हमेशा कंडेंसर ओपनिंग के बिल्कुल सामने आपको क्या रखनी है? इस थर्मोमीटर की टिप रखनी है ताकि वो अच्छे से बॉइलिंग पॉइंट को, वेपर के बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर सके? मेजर कर सके। ठीक है, एंड देन आप ये चीज भी याद रखें गौर से, ये जो नीचे से आपके पास यहाँ जो इनलेट है, दिस इज व्हाट? दिस इज इनलेट। ये कभी कभार आपके पास एटीपी में पूछता है वो इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द वाटर। तो देखें, आपने इनलेट और आउटलेट को और से देख लेना है, इसको उल्टा मत लगा दीजिएगा। जो जो राइट हैंड साइड की तरफ नीचे से पानी इन हो रहा है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पानी आउट हो रहा है, तो ये आपने याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। दूसरी ये कि वो पेपर में अक्सर बेशतर इस बात के बारे में बोलता है कि आप इसमें मिस्टेक निकालें। तो मिस्टेक सबसे बड़ी वो क्या करता है? ज्यादातर वो मिस्टेक आपके पास ये करता है कि यहाँ पर जो आपके पास ये रेड कलर की मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये कॉर्क लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं बंग। बंग मतलब कॉर्क। कॉर्क मतलब ऐसी ये इंस्ट्रूमेंट है which is used to close the container। ये यहाँ से कोई गैस बाहर ना जा पाए, so the gases could not escape, gases could not escape। हमने ये इसलिए लगाया है तो the gases could not escape। तो ये एक मैंडेटरी चीज है, आपने याद रखना है कि हमें ये लाजमी 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 लगाना है ताकि गैसेस के जो वेपर्स हैं वो यहाँ से बाहर ना जा पाए। भाई यहाँ से उनको बाहर नहीं जाना है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो अक्सर बेशतर वो आपको बोलता है कि आपने ये डायग्राम सही करनी है, और डायग्राम सही करने के लिए आपको देता है तो आपके पास सबसे बड़ी मिस्टेक जो वो करता है वो ये करता है। ठीक है, दूसरी मिस्टेक जो वो जानबूझकर करता है, आपको आपको पता होनी चाहिए जिसके बारे में, वो ये है कि वो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक कॉर्क लगा देता है, यहाँ पर कॉर्क लगा देता है। you need to know this that no bung over here, no bung। यहाँ बंग नहीं होना चाहिए।
क्योंकि देखें यहाँ से वेपर्स आपके पास जो है यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एयर टाइट हो सकता है और ये यहाँ पर ये फट सकता है फ्लास्क. यू नीड टू कीप रिमेंबर दैट इट शुड बी ओपन. इट शुड बी ओपन. ये जो फ्लास्क होना चाहिए, फ्लास्क शुड बी ओपन. यहाँ पर बंद नहीं होनी चाहिए, टू अवॉइड एयर टाइटनेस, टू प्रिवेंट एयर टाइटनेस. ऑलराइट बच्चों. ऑलराइट सर. ठीक है. अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो पूछता है पर्पस ऑफ लिबिक कंडेंसर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कंडेंसर? इसका काम क्या है भाई? ये क्यों लगाया हमने? बिला वजह लगा दिया. अच्छा खासा क्या काम चल रहा था, हमने बिला वजह इसको यहाँ लगा दिया. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बच्चों? पर्पस इसका ये है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द वेपर्स इनटू लिक्विड. सो यू कैन से दैट इट condensed the vapors back to liquid. The vapors into liquid लिख लें ऐसा, into liquid state. It converts vapors into liquid state. तो भाई इसका पर्पस क्या है? ये आपके पास क्या करता है? ये वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है. यू कैन सी दिस कि यहाँ पर आपके पास जो है ये सॉल्यूशन को आप हीट कर रहे हो, तो यहाँ से कुछ ना कुछ वेपर उड़कर जाएंगे. और जब वेपर यहाँ से उड़ के जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ तो ऊपर तो जगह ही नहीं है, आपने ऊपर वो कॉर्क लगा दिया तो ऊपर से तो कहीं नहीं जा सकते. तो द ओनली ओपनिंग इज हियर. सो ये यहाँ से कन्वर्ट होके यहाँ जाएंगे. जब ये यहाँ जाएंगे so you can see this कि इसके अराउंड, इसके अंदर नहीं जा रहा है पानी, इसके अराउंड ठंडा पानी सर्कुलेट कर रहा है. ये जो ठंडा पानी इसके अराउंड सर्कुलेट कर रहा है वो क्या करेगा? ये ठंडा पानी इसके अराउंड जो है सर्कुलेट कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है ताकि आपके पास जो टेम्परेचर है अंडर दिस ट्यूब वो थोड़ा सा कम हो जाए. जब यहाँ पर आपके पास कम हो जाएगा टेम्परेचर, तो कम टेम्परेचर क्या करेगा? उस वेपर्स को, जो जाहिर सी बात है हमने उसको हीट करके टेम्परेचर बढ़ा के उसको वेपर में कन्वर्ट किया था, तो अब जब पानी की वजह से वो टेम्परेचर दोबारा नीचे आ जाएगा तो वो वेपर्स वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये यहाँ से जो है कंडेंस होकर ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे. ऑलराइट बच्चों. यस सर. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है बच्चों, और वो हीटिंग के लिए है. देखिए अगर आप हीटिंग कर रहे हैं तो हीटिंग के लिए ये बात आपने याद रखनी है. इफ फ्लेमेबल substance is there in mixture, if flammable substance is there in mixture or solution, अगर आप किसी तरह का पेंटेन यूज कर रहे हैं, आपको पता है अल्केन्स हो गए, अल्कीन्स हो गए या अल्कोहल्स हो गए, ये सारे आपके पास फ्लेमेबल होते हैं. दे कैन बर्न एंड दे कैन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं. दे ऑल आर फ्लेमेबल. तो अगर ऐसी कोई चीज आप बर्न कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं, सॉरी जिसको आप सेपरेट कर रहे हैं, तो उसको नीचे से आप हीटिंग कर रहे हैं, तो नीचे से हीटिंग करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रिकॉशन होनी चाहिए. और वो प्रिकॉशन आप क्या यूज करेंगे? यू नीड टू यूज व्हाट, समथिंग लाइक प्रिकॉशन आपके पास होनी चाहिए. और वो प्रिकॉशन क्या होगी आपके पास? पहली प्रिकॉशन आपके पास होनी चाहिए, या तो आप क्या यूज करें? यूज इलेक्ट्रिक हीटर. आप क्या यूज करें? आप इलेक्ट्रिक हीटर यूज करें, या तो आप क्या यूज करें? यूज वाटर बाथ. या तो आप वाटर बाथ यूज करें, यानी कि आप इसमें पानी लगा दें इसके चारों तरफ, और जो है डायरेक्ट हीटिंग से आप उसको जो है उसका कांटेक्ट जो है बचा लें. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पास्ट पेपर्स में बड़ी बहुत कंटिन्यूसली नजर आएंगी, जो कि आपको पता होनी चाहिए. ऑलराइट बच्चों. यस सर. एंड आल्सो यू कीप रिमेंबर कि आपके पास ये जो टेम्परेचर होगा, रीडिंग, ये भी आप याद रखें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. रीडिंग ऑन thermometer, reading on thermometer got you can say that stuck हो जाएगी, वो रुक जाएगी आपके पास, constant हो जाएगी. Thermometer reading become constant when one of the component is evaporating. जब कोई भी एक कंपोनेंट एवोपरेट हो रहा होगा तो उस वक्त आपके पास whatever the temperature, वो टेम्परेचर सारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके पास वो जो आप कह लें कि उस वक्त आपके पास जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे होगे, वो सारी की सारी एनर्जी जो है किस में लग रही होगी? वो सारी की सारी एनर्जी आपके पास जो लिक्विड है उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही होगी. ऑलराइट बच्चों. यस सर. सही है. तो ये
पास आप कह लें कि ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए आपके इस सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहूंगा कि आप इन सारी इंफॉर्मेशन को जल्दी से अपने पास नोट डाउन कर लें, आराम। तो भाई जरा देखिए, आपके पास फॉर सपोज आपके पास क्या चीज है बच्चों, आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है बच्चों। क्या चीज मौजूद है आपके पास? सॉल्ट सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है, जिसको हम सी वाटर भी कह सकते हैं। चलो आपके पास सी वाटर फॉर सपोज मौजूद है। इसके अंदर आपके पास NaCl है, जो कि आपने पानी के अंदर डिजोल्व किया हुआ है। जब आप पानी के अंदर डिजोल्व करोगे तो भाई NaCl आपके पास क्या चीज है? NaCl आपके पास सॉल्यूट है, जबकि वाटर आपके पास बच्चों क्या चीज है? आपके पास सॉल्वेंट है। ठीक है ना, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन जिसके अंदर आपके पास सॉल्ट और पानी मौजूद है। ठीक है, आप जब चाहो इस सॉल्ट को निकाल सकते हो, जब चाहो आप इस सॉल्ट को निकाल सकते हो। और सॉल्ट को निकालने के लिए आप कौन सा प्रोसेस करोगे मेरे बच्चों? इसको निकालने के लिए आप करोगे क्रिस्टलाइजेशन, राइट। ये बात तो आप लोगों को पता है ना, हीटिंग करके पानी को उड़ा देंगे और उसके बाद हम सॉल्ट्स को कलेक्ट कर लेंगे। इज दैट राइट और नॉट? हम क्या करेंगे, उसको लीव इट टू कूल करेंगे, लीव इट टू कूल करने के बाद उसको जो है क्या नाम है, क्रिस्टल्स को हम वॉश करेंगे विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या कोल्ड वाटर। उसके बाद फिर हम उसको पुट ऑन द क्रिस्टल पेपर और फिल्टर पेपर रखेंगे तो क्रिस्टल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन वी कैन डू टू गेट व्हाट? सॉल्यूट। अगर हम चाहें तो सॉल्यूट हासिल करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि मुझे सॉल्ट नहीं चाहिए, मुझे सॉल्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पानी। मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे सॉल्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए बच्चों? पानी चाहिए। तो इफ आई वांट सॉल्वेंट, तो व्हाट आई नीड टू डू? आई नीड टू डू सिंपल डिस्टिलेशन। मुझे क्या करनी चाहिए बच्चों? मुझे करनी चाहिए सिंपल डिस्टिलेशन। ऑलराइट बच्चों, Right, yes, sir. All right, sir. you can say that to obtain what? To obtain the solvent from the solution, to obtain the solvent from the solution, the solvent from the solution, what we need to do? We need to do simple distillation, right? The process simple distillation can be carried out, right? So you can say that the process simple distillation can be carried out. All right बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. तो ये बस आपको याद रखना है कि हम करते कब हैं, करते कब हैं भाई सिंपल डिस्टिलेशन। तो आपको अगर लिक्विड चाहिए तो आप सिंपल डिस्टिलेशन कर सकते हो। और दूसरे आसान अल्फाजों में आपको ये बताऊं तो एक्चुअली ये वर्क करता है किसके ऊपर? ये वर्क करता है फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, which is boiling point. It works on the physical property. It works on फिजिकल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। और वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या है? वो फिजिकल प्रॉपर्टी है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वर्क करता है भाई। ये पूरा प्रोसेस जो है ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वर्क करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है आपके पास, उसके अंदर डिफरेंस अगर बड़ा है तो दो ही चीजें हैं फिलहाल। आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ होगा? मे बी मोर देन 1000, है ना, 1000 से ऊपर ही होगा। तो ये बहुत आगे है। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपको पता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो वी नो दिस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीस टू। जब डिफरेंस बहुत बड़ा हो तो वी कैन सिंपली डू व्हाट? सिंपल डिस्टिलेशन। अगर डिफरेंस बहुत कम है, यानी हमारे पास मिक्सेबल लिक्विड्स हैं लाइक अल्कोहल और हमारे पास पानी है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है इथेनॉल का, और वाटर का होता है 100। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि भाई हीटिंग आप पानी को करना चाह रहे हो और अल्कोहल को करना चाह रहे हो, साथ साथ पानी भी एवापोरेट हो गया। इट इज पॉसिबल ओवर देयर ना। तो वहां फिर हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी इस्तेमाल करेंगे। तो वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाएगी। बट दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में जब बहुत बड़ा डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में, सो यू कैन सिंपली यूज दिस, राइट बच्चों? Right, sir. Right, sir. So what is the working of this? How it works? तो अगर आप इसकी वर्किंग की बात करें, so you can say that simply solvent क्या होगा आपके पास? solvent evaporates on its boiling point and move moves through the condenser where
it condenses back to its liquid state and collected, right? And collected in the flask. All right, बच्चों. Right, sir. Problem? Any question that you want to ask? No, sir. All right. चलें, अब हम चलते हैं फिर सेकंड वाली की तरफ, which is known as fractional distillation. अब देखो इसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं है, सिंपल सा फर्क है इसके अंदर. एक आपके पास यहाँ पर आप सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आप एडिशनल यूज कर रहे हो यहाँ पर, और कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना. और उसकी वजह डिफरेंट है. चले आए देखते हैं क्या डिफरेंस है भाई इसके अंदर. तो यू कैन सी दिस इज द डायग्राम. यू कैन से दैट यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपके पास यूज किया गया है. ये आगे आपके पास डायग्राम, ठीक है भाई. अब इस डायग्राम को देख सकते हैं, वही सारी चीजें इस पे भी अप्लाई होंगी, ठीक है ना. कौन सी सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई होंगी, वही सारी चीजें अप्लाई होंगी. द फ्लास्क शुड बी open, the receiver flask should be open, the water inlet is there, outlet is there, you can say that the aqueous heating flask is also heating कर रहे हो. If the liquid is flammable over there, so you must need to use some precautions. Thermometer की tip in front of condenser opening होगी, सब कुछ same है. Just the additional thing over here is कि आप यहाँ पर fractionating column add कर रहे हो. यहाँ पर क्या आप add कर रहे हो, fractionating column. इस fractionating column जो होता है, इसकी जो लेंथ होती है आप देख सकते हैं, जस्ट शॉर्ट लेंथ विद अ ग्लास रॉड इनसाइड, ठीक है ना. इसको ग्लास रॉड बोले आप, एक ग्लास बीड्स बोले आप, इसको बोल सकते हैं. और एक ग्लास बीड हम सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि वो क्या कर सके, उसका सरफेस एरिया बढ़ा सके. सरफेस एरिया बढ़ा सके. अब सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा आपके पास, इसके सरफेस एरिया बढ़ाने से ये होगा कि जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ गया होगा, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ गया होगा, सिर्फ और सिर्फ वो ही लिक्विड एवापोरेट होकर बाहर जा सकता है, जो कि कंप्लीटली गैसियस बन गया होगा. सिर्फ वो बाहर जा सकता है. जो थोड़ा बहुत भी ऐसा होगा ना कि यार वो सरफेस से सिर्फ एवापोरेट कर गया होगा, या इथेनॉल एवापोरेट कर रहा था, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी निकल गया एक आध दो, तो इस तरह के जो कंप्लीटली गैसियस में कन्वर्ट नहीं हुए होंगे वो बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना. सिर्फ और सिर्फ बाहर वो जाएगा जो कि कंप्लीटली गैसियस में कन्वर्ट हो गया होगा. जो गैसियस होंगे उनकी पार्टिकल साइज छोटे हो जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं. और जो लिक्विड होता है उसके अंदर पार्टिकल एक दूसरे से करीब करीब होते हैं, तो इतनी इजीली बाहर नहीं जा पाएंगे. ऑलराइट बच्चों, तो आपने याद रखना है एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, वो है आपके पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, you need to remember the purpose of this. So what is the purpose of this? It separates the vapors. ये क्या करता है भाई, ये वेपर्स को सेपरेट करता है. ऑलराइट बच्चों, क्या करता है ये, वेपर्स को सेपरेट करता है. इज दैट राइट बच्चों? Yes, sir. ठीक है. You can see this. अभी यहाँ पर मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर है. फॉर सपोज इट इज अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर. अभी दोनों ही आपके पास लिक्विड बहुत करीब करीब बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं. इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है ऑलमोस्ट. इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस होता है. तो यू कैन सी दिस, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, वेरी नियर. और ऑल्सो दे आर मिक्सेबल टू ईच अदर एज वेल. मिक्सेबल का मतलब जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास पानी कहाँ है और इथेनॉल कहाँ है. जस्ट लाइक कि अगर आप रूह-अफ़ज़ा पानी में मिक्स करते हो तो पूरा रेड हो जाता है, वो आपको नहीं पता चलता. पानी ज्यादा हो तब भी रेड कलर आ रहा होता है, पानी कम हो तब भी रेड कलर आ रहा होता है. रूह-अफ़ज़ा और पानी दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, होमोजीनस हो जाते हैं. क्या कहते हैं उसको, होमोजीनस को, कि वो आपके पास ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हैं जो कि मिक्सेबल है. इसमें वो मिक्स हो गए, अब उन दोनों को अलग करना मुश्किल है. अगर पानी और ऑयल को मिक्स करोगे तो ये दोनों अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं, तो उनको बोलते हैं इममिक्सेबल. ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए, ये अलग अलग है. लेकिन अगर आपके पास पानी और अल्कोहल को मिलाओगे, पानी और रूह-अफ़ज़ा को मिलाओगे, पानी और कोल्ड ड्रिंक को मिलाओगे, तो दे आर जस्ट गोइंग टू मिक्स टुगेदर. दे वुड बी नोन एज मिक्सेबल लिक्विड्स. दे वुड बी नोन एज बच्चों मिक्सेबल लिक्विड्स. ऑलराइट, Miscible liquids. Yes, sir. भाई मिक्सेबल लिक्विड्स अगर आपके पास हो और उन मिक्सेबल लिक्विड्स को अगर आपने सेपरेट करना हो तो आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हो, और उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. You can say that if miscible liquids are to be separated, if
miscible liquids, miscible की स्पेलिंग जरा गौर से देख लीजिएगा, MISCIBLE, miscible liquids are to be separated, then fractionating column should be, fractional distillation should be used, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पीछे क्या लिखा था, then the process fractional distillation can be carried out, तो यहाँ आप देख सकते हैं, then the process fractional distillation can be carried out. All right बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. कोई भी डिफरेंस नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है। आपके पास जब 78 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास टेम्परेचर थर्मामीटर पे स्टॉप हो जाएगा और सिर्फ आपके पास जो है इथेनॉल क्या हो रहा होगा, एवापोरेट हो रहा होगा, ठीक है ना। यू कैन से दैट एट 78 डिग्री सेल्सियस reading on the thermometer stop, reading on thermometer stops until all ethanol would be evaporated, ठीक है ना। जब तक आपके पास सारा का सारा अल्कोहल एवापोरेट नहीं हो जाता, आपके पास जो है टेम्परेचर थर्मामीटर पर कांस्टेंट रहेगा। वो एग्जाम में आपसे बड़ा सवाल पूछता है, बहुत मरतबा ये सवाल पूछा जाता है, हाउ डू यू नो दैट द ऑल इथेनॉल हैज बीन सेपरेटेड। तो आपसे पूछेगा हाउ डू यू नो दैट ऑल द इथेनॉल हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, तो आप क्या बोलोगे, द रीडिंग ऑन द थर्मामीटर स्टार्ट राइजिंग, राइट। तो आपसे एक सवाल पूछ सकता है, हाउ डू वी नो, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, हाउ डू वी या हाउ डू यू नो that all ethanol has been separated। आपको कैसा पता चलेगा कि आपके पास सारा इथेनॉल सेपरेट हो गया। अच्छा, वो क्वेश्चन में आपको कभी कभार बॉइलिंग पॉइंट भी दे देता है, तो अगर वो कोई दूसरी बात करेगा, जैसे प्रोपेन की बात करेगा, ब्यूटेन की बात करेगा, प्रोपेनोइक एसिड की बात करेगा, ब्यूटेनोइक एसिड की बात करेगा, किसी भी और अलग सब्सटेंस की बात करेगा, तो वो वहां पर आपको बॉइलिंग पॉइंट भी लिख कर देगा। तो आप क्या कह सकते हैं, आप उसका आंसर में लिखेंगे temperature start rising, ठीक है ना, temperature start rising, और आप लिख सकते हैं from 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तो इथेनॉल है तो उसका 78 है, जो भी आपको टेम्परेचर दिया होगा आप उससे लिख देना कि इससे ऊपर राइज करना शुरू हो जाएगा, राइट। And then once all ethanol has been evaporated, definitely it would be moved towards a condenser, and condenser would convert it into liquid form, and then all the liquid has been collected in the flask. Then you can change the flask and put the another flask which would collect what, the next liquid, right? All right. Yes, sir. सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। Then you can say that कि भाई आपके पास सारा का सारा इथेनॉल उड़ गया, अब वो यहाँ से गया होगा, कंडेंसर ने उसको क्या किया होगा, कंडेंस किया होगा, उसके बाद यहाँ कलेक्ट हो गया होगा। जब आपके पास 78 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू हो जाए, सो यू व्हाट टू नो कि भाई सारा का सारा अल्कोहल सेपरेट हो गया, ठीक है ना। अब आप ये फ्लास्क, रिसीवर फ्लास्क चेंज करो, दूसरा खाली रिसीवर फ्लास्क रख दो, क्योंकि आपको पता है आप टेम्परेचर इंक्रीज होते 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 100 जाएगा, 100 के बाद फिर पानी एवापोरेट होना शुरू होगा, ठीक है ना, Okay. right? So once the temperature start rising, once the temperature start rising, we would change the receiver flask. We would change the receiver flask to obtain the next liquid, right? इसका कुछ और बॉइलिंग पॉइंट होगा डेफिनेटली। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, अपने जहन में बिठाना, वो क्या होगी, आप याद रखें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है आपके पास, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द फ्रैक्शंस, ठीक है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है आपके पास, इट इज यूज्ड टू
obtain the fractions, it is used to separate the fractions, ठीक है ना, from the miscible liquids. ये आपको आइडेंटिफाई नहीं करना आपने खाली के भाई कितने पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं या कितनी पॉजिटिव अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ मौजूद हैं, आपको यहाँ पर अलग करना है, सेपरेट करना है. You can say that fractional distillation separates the components of the mixture, right? ये क्या करता है आपके पास, ये मिक्सचर के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है, ठीक है ना. आइडेंटिफाई कौन करता है, क्रोमेटोग्राफी, और सेपरेट कौन करता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट. और ये मिक्सचर जो है आपके पास एक्चुअली क्या होगा, ये आपके पास मिक्सेबल लिक्विड्स होंगे, ठीक है ना सर. जी बेटे. मिक्सेबल लिक्विड्स वैसे होते क्या हैं, यानी लिक्विड का मिक्सचर होते हैं? यस, लिक्विड का मिक्सचर होंगे, ऐसा लिक्विड का मिक्सचर जिसको आप वापस से सेपरेट ना कर सको इजीली, ठीक है ना. मतलब कि अगर आपने गलती से एक ग्लास आप रूअफ़ज़ा बना रहे थे और आपने एक ग्लास पानी के अंदर आपने गलती से जो है ना आधी बोतल रूअफ़ज़ा की डाल दी, नाउ यू कैन नॉट विथड्रॉ दैट रूअफ़ज़ा ना, वो मिक्स हो गया, तो आप नहीं निकाल सकते ना बाहर. You cannot separate it. This is a miscible liquid mix. All right. Okay, sir. Thank you. This is what you need to remember that by fractional distillation हमेशा आपके पास क्या करती है, वो कंपोनेंट्स को सेपरेट करती है. और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो क्या है, आपके पास एग्जांपल जो हमारे पास इसकी बेस्ट है वो एग्जांपल आपके पास हो सकती है व्हाट, सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस इन, यू कैन से दैट क्रूड ऑयल की सेपरेशन कर लेना, ठीक है ना. सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल, दिस इज द वेरी परफेक्ट एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल. आपके पास जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल आपके पास क्या है, दिस इज द मिक्सचर, दिस इज व्हाट बच्चों, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ये क्या है आपके पास, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं. ऑलराइट बच्चों, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलें, तो यहाँ पर हमने पिक्चर लगा ली है. यू कैन सी दिस कि भाई ये जो पिक्चर है आपके पास ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की है. हमने जो है सबसे पहले क्या किया, क्रूड ऑयल को ऐड किया व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हमने वो यहाँ से ऐड किया. यू कैन सी दिस क्रूड ऑयल इज एडिंग फ्रॉम हियर, ठीक है ना. दिस इज व्हाट हीटर, यहाँ से प्री हीट होकर ये अंदर जा रहा है, ठीक है ना. अब आपने याद रखना है कि जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पर ग्रेटर टेम्परेचर है, यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर ग्रेटर है और यहाँ पर टेम्परेचर आपके पास लोअर है. जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे टेम्परेचर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा, ठीक है ना. तो ग्रेटर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए. दूसरा ये कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे. सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दैट लो नंबर ऑफ कार्बन या लेस नंबर ऑफ कार्बन, लेस नंबर ऑफ कार्बन्स, और यहाँ आपके पास क्या होंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन्स. तो ये चेन, ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, ये एक चेन की बात कर रहे हैं. तो इसके अंदर एक कंपाउंड के अंदर ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे. तो बाइटुमेन जो एक फ्रैक्शन है इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स आपके पास पाए जाएंगे एज कंपेयर टू ऊपर जो आपके पास फ्लू गैसेस मौजूद है, ठीक है ना भाई. तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन बताए जा रहे हैं और यहाँ आपके पास क्या बताया जा रहा है, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ना. अब इनके डिफरेंट यूजेस भी आपके पास लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जो आपके पास रिफाइनरी गैसेस हैं वो घरों के अंदर आग लगाने के काम आती हैं. वो तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इन गैसेस की बात कर रहा हूँ, कोई बुरा मत मान जाना भाई कि ये आग लगाने की बात मैं किसके लिए कर रहा हूँ. दूसरा ये कि आपके पास गैसोलीन जो पेट्रोल होता है ये कार्स वगैरह के अंदर यूज होता है. यू कैन सी दिस. नैफ्ता जो है एज अ फ्रैक्शन यूज होता है, फीड स्टॉक यूज होता है. कैरोसिन का यूज आपके पास क्या है, जेट फ्यूल्स, और डीजल आपके पास लॉरीज में यूज होता है. जबकि आपके पास जो फ्यूल ऑयल होता है ये आपके पास ये बड़े बड़े जो है आपके पास यहाँ यूज होता है. उसके अलावा इसको आप कह सकते हैं लुब्रिकेटिंग जो है आपके पास जो है मशीन्स को लुब्रिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे आपके पास क्या होता है, आपकी जो वेयर एंड टेयर नहीं होता पार्टिकल्स का मशीन्स के अंदर. और जो बाइटुमेन होता है वो रोड कार्पेटिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो हम लोग डामर वगैरह रोड पर डालते हैं, ठीक है. इनके यूजेस हैं, इनके बॉलिंग पॉइंट आपको बिल्कुल याद नहीं करने. यूजेस आप अपने पास रखिएगा, लाजमी ध्यान में रखिएगा, ये आ जाते हैं एमसीक्यूज वगैरह के अंदर. और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास डिक्रीज हो रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहे हो तो नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कंपाउंड में कम हो रहे हैं. और क्योंकि आप होमोलोगस सीरीज की fifth chemical property को पढ़ चुके हो, there is a variation in physical property, so we know that all the physical properties increases with increase in number of carbon except volatility and
what? Volatility and flammability. So you need to keep remember flammability plus volatility. अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगी बच्चों? They are going to be increase. ये ऊपर की तरफ जाने में क्या हो रही है आपके पास बच्चों? Increase होगी, ठीक है? Increases up the column. All right बच्चों? Yes, sir. And you need to keep remember इसके अलावा आपके पास क्या होता है? आपके पास इसके अलावा डेंसिटी होती है, आपके पास इसके अलावा क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके अलावा आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसके अलावा आपके पास क्या होती है? विस्कोसिटी होती है. They all are going to be decreases. They are going to be decreases when you are moving up to the column. Right बच्चों? Right, sir. So these are the things that you need to keep remember, जो कि आपको लाजमी पता होने चाहिए. और ये ज्यादातर जो आपके पास substances बन रहे हैं, ये ज्यादातर आपके पास alkanes बन रहे हैं. So you can say that mostly alkanes are formed. यहाँ पर आपके पास ज्यादातर आपके पास alkanes की formation होती है. और जबकि alkenes की formation के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? alkenes की formation के लिए हमें क्रैकिंग करना होती है. तो ये सारी चीजें आपके पास ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए. और मेरी कोशिश रही है कि मैं ये सारी चीजें आपको बता सकूं और आप तक पहुंचा सकूं. So is that all right every one of you? Yes sir. Yes. Yes, sir.